Music and dance has been a very important thing अपना किशोर में. So if you could tell us about music. म्यूज़िक और डांस के बारे में ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त मेरे लिए दो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कर्ज में कि मैं मॉडर्न फिल्म बना रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर पॉप सिंगर है, पॉप स्टेज डांसर है, तो सब ने मुझे एडवाइस किया कि आप आर डी बर्मन को लीजिए, पंचब साहब को लीजिए. पंचब साहब बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे और हमारे पास दो ही चॉइस थी, या लक्ष्मीकांत पेरेला या पंचम. तो मेरे राइटर्स ने भी कहा कि जिस तरह की तुम फिल्म बना रहे हो उसमें इंडियन म्यूज़िक जो है वो नहीं है, और वेस्टर्न म्यूज़िक में पंचम जी जो हैं काफ़ी स्कोर करते हैं. लेकिन मेरे ताल्लुकात लक्ष्मी जी से बन चुके थे ओवर देयर, तो मैंने ऐसे ही उनके पास गया और मैंने कहा कि देखो, मुझे एक बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट में फंस गया हूँ जिसमें कि एकदम मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक चाहिए. भले वो मेलोडीज़ इंडियन हो या कुछ भी, आप मेलोडीज़ लिखते हैं, ढोलक है, तबला है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो क्या मैं ये चैलेंज आपको दे सकता हूँ. तो प्यारे जी भी वहाँ पर थे, तो प्यारे जी हंसने लगे, तो कहने लगे कि हमने भी बहुत कैबरे डांस और कैबरे गाने लिखे हैं, तो आपने सुने होंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या किस दुविधा में हैं. तो प्यारे जी ने मुझे कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, जिस दुविधा में है उस दुविधा को मैं सॉल्व कर दूँगा. तो सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ लक्ष्मी जी ने किया वो एक गज़लनुमा गाना था, दर्द दिल दर्द जिगर जगाया आपने. और ये थी गज़ल की तरह लिखा और गज़ल ही जैसे गाते हैं लेकिन जब प्यारी जी ने गाना सुना और उसको जो रूप दिया ऑर्केस्ट्रा से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़े हैरानगी की और प्लेजेंट सरप्राइज़ की बात हुई. और उन्होंने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा कि क्यों, गज़ल है ये मॉडर्न गाना है. मैंने बोला जी दोनों हैं. तो वहाँ से एक चैलेंज जो म्यूज़िक कंपोज़र को मिला और जो उन्होंने निभाया, ये सारा क्रेडिट लक्ष्मीकांत पेरेल को जाता है. और उसके बाद उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया कि अच्छा, अब हम आपको म्यूज़िक दे रहे हैं, अब आप हमको पिक्चराइजेशन भी करके दिखाइए. तो वो चैलेंज मेरे सिर पे आ गया. तो हम दोनों लड़ते लड़ते चैलेंज करते 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 कर्ज का म्यूज़िक बना, कर्ज की पिक्चराइजेशन. एक हसीना थी जो गाना है, तो द म्यूजिक इज वेरी हॉन्टिंग. मतलब अब आज तक लोग बहुत अभी भी फ्रेश लगता है उस गाने के बारे में, पिक्चराइजेशन टू एवरीथिंग. एक्चुअली वो गाना पिक्चर में और स्क्रिप्ट में था ही नहीं. इसी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी हमारी, सिर्फ ये थे कि हमने ट्यून बनानी थी, और वो जो गिटार की ट्यून है टांग डांग डांग, वो ही पूरी फिल्म में चलती है. तो हालांकि एक बार बीच में मैंने लक्ष्मी जी को पूछा भी कि ये इसके ऊपर कुछ गाना बन सकता है, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला शायद बहुत मुश्किल होगा और गाने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जो मेलोडीज़ हैं वो अलग होती हैं और जो गायकी है वो अलग है. तो जब मैंने प्यारे जी को और बख्शी जी को कहा कि क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना हम इसी का गाना एक बनाएं. तो बख्शी जी ने जब गाना सुना, तान डरान डन तान डनान डन डरारी डन, तो उसी वक्त उन्होंने कहा, कुछ कागज़ पेन से लिया और कहा तुम्हारी कहानी मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपनी कहानी को दोहराते हैं, क्या चाहिए तुम्हें. मैंने बोला जी हमें अपनी कहानी अगर रीप्ले करें और रीप्ले करके इस औरत को हॉन्ट करते हैं हम लोग. तो उस रीप्ले में उन्होंने लिखा, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या ज़माना था. और फिर उसके बाद उन्होंने अंतर में पूरी कहानी लिख डाली, जो कि एक बहुत ही अचंभे वाली बात. और इट वॉज ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज आनंद बख्शी जैसे लिरिक्स राइटर बहुत कम आए हैं हमारे देश में, जो कि फिल्म की कहानी, सिचुएशन और कैरेक्टर्स को समझ के लिखते थे. चाहे वो छोटी सी सिचुएशन हो, बड़ी हो, छोटे आदमी की कहानी हो, मेंढक हो, धूप हो, बड़ा पाव हो, कुली हो, फिलॉसफी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत आसानी से वो उसके दर्द को, उसकी सेंसिटिविटी को लिख पाते थे. तो बख्शी जी का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. सर, वो जो एक्सीडेंट सीन था जो मंदिर के पास जहाँ पे सिमी जी राजकिरण को मारती है, तो क्या वो सेट आपने लगाया था या वो मंदिर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है? उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि मुझे तकरीबन लोग पूछते हैं कि ऊटी में जो मंदिर, हम ऊटी गए तो हमें वो मंदिर दिखाई नहीं दिया. तो मैंने जब उनसे कहा तो बहुत निराश हुए. मैंने बोला वो मंदिर वहाँ नहीं था, वो मंदिर मैंने फिल्म सिटी में लगाया था. यहाँ एक सड़क है उसके ऊपर, और मैंने उसको मैच किया था वहाँ पर ऊटी के साथ, क्योंकि ऊटी के जो टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी मुझसे पूछते थे कि सब टूरिस्ट आते हैं और वो बोलते हैं जी वो कर्ज वाला मंदिर कहाँ है.
तो हमें तो मालूम नहीं। मैंने बोला जब एक काम कीजिए, वो कहते जी हमें अभी हमें आर्टिफिशियल मंदिर बनाना पड़ेगा ताकि लोग आके पूछते हैं कि ऊटी की जगह आपने अनाउंस की है, लेकिन मंदिर तो नहीं है। है ना, फिल्म मेकिंग में सिवाय चीटिंग के है क्या? चीटिंग है और चीटिंग है। सर एक वो जो गाना था मैं 16 बरस की, उसमें सुना गया कि उसमें कोई कोरियोग्राफर यूज़ नहीं किया था आपने इस गाने को। नहीं नहीं, 16 बरस में था डेफिनेटली। 16 बरस में सुरेश मास्टर थे, यस। हाँ, लेकिन वो पार्टली आए थे, पार्टली मैंने किया था। जहाँ जहाँ कोरियोग्राफर को मैं तभी लेता हूँ जिस वक्त डांस की मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर लड़कियों की डांस की ज़रूरत होती है। जहाँ पर डांस पोर्शन आता है तो मैं उनको ज़रूर बुलाता हूँ, और जहाँ डांस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है वो नॉर्मली पिक्चराइज मैं ही करता हूँ। इवन दर्द दिल वो मैंने पूरा गाना खुद किया था, खुद ही किया था। वो मेरा सबसे पहला गाना था, फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट सेट, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट सॉन्ग विद ऋषि कपूर, फर्स्ट टाइम। और ऋषि कपूर साहब ने मुझसे पूछा कि ये गाना जो आप कर रहे हैं, कोरियोग्राफर तो है नहीं तो मैं बोला इसमें कोरियोग्राफर की क्या ज़रूरत है? तो बोले यार भाई आपको म्यूजिक की सेंस है। मैं बोला चलो शॉट लेते हैं, बाद में बताएंगे कि सेंस है कि नहीं। और वो आज भी उस बात का मजाक करते हैं, जब मिलते हैं तो याद करते हैं उस बात को। आपकी स्पेशल अपीयरेंस शुरू हुई थी फिल्मों में, सो इफ यू कैन टेल अस दैट आप जो एक एक अपना अपीयरेंस देते हैं हर फिल्म में। वो एक्चुअली कर्ज में एक मजाक किया मेरे यूनिट ने मेरे साथ। क्या हुआ कि मैंने उनसे लिखा था कि भाई एक साउंड है पैसा, एक बड़ी मोटी सी आवाज़ आती है। तो मैं लास्ट डे शूटिंग थी मेरी उस ऑडियंस की पार्ट्स की जो थी, और मुझे सेंसर में पिक्चर भेजनी थी, और लास्ट डे ऑफ शूटिंग था। तो क्राउड मंगाया हमने, तो क्राउड के कुछ शॉट्स लिए। तो बीच में मैंने उनको रिक्वायरमेंट लिखा था कि एक बहुत मोटा सा आदमी चाहिए जो सोया हुआ है और सोते सोते बोलता है पैसा, ऐसा होना चाहिए। तो बोले हाँ जी आ गया, मैंने ले लिया। तो आप चीफ असिस्टेंट पे डिपेंड करते हैं कि ये कैरेक्टर्स आप कास्ट कर लीजिए। शॉट लगा दिया मैंने, वो जो कुर्सी है तो एक आदमी बिठा दिया, असिस्टेंट बैठ गया। मैं बोला वो एक्टर कहाँ है? तो सब लोग बोले जी ये सिवाय आपके कोई नहीं मिला हमें, तो ये शॉट आप दीजिए। अब मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं हंसने लगा। मैं बोला क्यों, आप मेरे एक्टिंग डिप्लोमा को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? खैर एनीवे वो शॉट दिया। उसके बाद एक मजाक बना, एक फ्लर्टेशन बढ़ी, फिर हैबिट बन गई। अब ये हैबिट मेरी भी है और ऑडियंस की भी है, और एक ताल्लुकात बन गया हमारा और दर्शकों के बीच में, और अब मज़ा आने लग गया और अब सवाल भी पूछ रहे हैं आप। सर फिल्म में प्राण साहब भी थे और उनका नाम कबीरा, मतलब एक तो कैरेक्टर नेम आल्सो, एंड हाउ इज इट वर्किंग विद प्राण साहब? Pransa was one of the most dedicated character actor in those days. In 60s, 70s, I think he was ruling. And he was as good as Amitabh Bachchan today, जो पिक्चर को पूरा अपने कंधे पे ले जाते हैं। हीरो कोई भी हो, लेकिन पिक्चर का बोझ अपने कंधे पे उठाते हैं। तो उनके साथ कोई भी हीरो था तो प्राण साहब का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, पर्टिकुलरली उपकार फिल्म के बाद उनका टाइम बहुत अच्छा चला, एंड ही हैड ए पावर टू कैरी द फिल्म। And he would like to go with the various characters. He will come with the different get-ups, with suggestions, with body language. और कालीचरण में गोलू गवा का रोल किया, मिस्टर और उसमें ये किया। तो for me he was a senior actor, a senior star, and I was just a new. And he was very cooperative, very professional. And कबीरा नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि ना वो हिंदू था ना मुसलमान था। तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ, ना मुझे नहीं मालूम कौन हूँ मैं, तो कबीरा मुझे कहते हैं। और उनके जो असिस्टेंट थे दाया बाया, मतलब उनका व्हाई डिड यू चूज टू कॉल देम दाया बाया? आई मीन इट वाज एनी रीजन या फिर? क्योंकि क्या होता है कि हम हर आदमी के ज़िंदगी में वो पावर तभी महसूस करता है जब उसके दाएं बाएं में वो खड़ा हो। तो कबीरा भी अपनी पावर को शायद बताने के लिए एक दायां बायां एक इल्यूजन खड़ा करके रखते थे। दायां बायां के बिना तो कोई आदमी आज जिंदा नहीं रहना चाहता। वो सक्सेस ही सब मिलते जब उसके पास दायां बायां हो। और आज भी सबके पास दाएं बाएं हैं। जिसके पास नहीं है वो खुद दायां बनाए या खुद बायां बनाए। सर फिल्म में प्रेमनाथ साहब भी हैं जो जिन्होंने एक म्यूट कैरेक्टर प्ले किया है, तो व्हाई डिड यू चूज टू कीप द कैरेक्टर? प्रेमनाथ जी मेरे साथ 4 पिक्चर में कर चुके थे। कालीचरण में वो बहुत ज़्यादा बोले थे, 80% डायलॉग उनके थे। फिर उन्होंने क्रोधी की, उसमें 60% थे। फिर उन्होंने मेरे साथ एक और पिक्चर की, उसमें मैंने 40% रखे। जब चौथी पिक्चर करने लगा मैंने बोला आप बस डायलॉग बोल दीजिए, आप इसमें बिल्कुल म्यूट का रोल कर रहे हैं, गूंगे का रोल कर रहे हैं। बोले मेरी वॉइस ही तो चलती है, मेरा डायलॉग ही तो चलते हैं। मैं बोला वही तो नहीं करना है, लेकिन उन्होंने किया और बहुत अच्छी तरह से निभाया, आप देख सकते हैं।
सर जब फिल्म रिलीज होने वाली बिकॉज जैसे आपने कहा यू वर टेकिंग अ रिस्क क्योंकि रीइंकार्नेशन पे फिल्म बना रहे थे आप में कितना नर्वसनेस था उस वक्त जब फिल्म कंप्लीट हो गई रिलीज के लिए तैयार नर्वस तो मैं आज भी हूँ, नर्वस मैं शुरू में भी था। नर्वसनेस जो है वो एक आपकी अलर्टनेस है, जो आपके अंदर क्रिएटिव अलर्टनेस रहती है, वो हर फिल्म के साथ जुड़ी होती है। कोई भी फिल्म मेकर ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा आराम से आंखों में पट्टी बांध कर पिक्चर बनाऊंगा और बहुत रिलैक्स माइंड से, बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो हॉल में बैठे लोग हैं वो हर फ्रेम को बहुत माइन्यूटली वॉच करते हैं, हर डायलॉग को उस ड्रामा के अंदर घुस जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं घुसते हैं तो आपने कहीं ना कहीं उसमें लैप्स किया है। सो वो जो एक स्ट्रेस है या प्रेशर है आप कहिए, उसे नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे कहेंगे अलर्ट एंड ऑन योर टो, तो रहना ही पड़ता है। what does the word showman mean मतलब what does it mean to you when you got the title मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत एक सिंपल और साधारण सा आदमी हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बड़ी बेसिक और प्राइमरी नीड से मैं जिया हूँ। मुझे कोई बहुत बड़ी कारों का शौक़ नहीं, मुझे बहुत बड़े बंगलों का शौक़ नहीं, मुझे सिर्फ फिल्म बनाने का शौक़ है और एक बड़ी बड़ी फिल्म बनाने का शौक़ है। हर फिल्म मेरी थॉट्स में बड़ी होनी चाहिए, विजुअल में बड़ी होनी चाहिए। शायद इसी वजह से कभी कभी किसी मीडिया ने ये कह दिया कि शोबेन का नाम दिया, जो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों दिया उसने, लेकिन तब उसने मुझे बताया कि जो आपके शोज़ होते हैं, जो आपकी फिल्म होती है, वो लार्जर देन लाइफ होती है एंड वी एक्सपेक्ट ए ग्रैंड शो फ्रॉम यू, जैसे ग्रैंड शो ऑफ ए म्यूज़िक, ग्रैंड शो ऑफ ए सिनेमा, ग्रैंड शो ऑफ कैरेक्टराइजेशन। सो बस ये एक तगमा है जो एक बड़ा टेम्परेरी सा होता है। कल फिर कुछ शोमैन होंगे। आज तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं जब टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे सारे ही शोमैन लगते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई शोमैन की कोई बात है, लेकिन ये है कि आपका पैशन क्या है, व्हाट यू वांट टू शो। डू यू थिंक आई ड्रीम बिग, आई थिंक बिग, आई वांट टू मेक माय मूवी आइदर बिग इन कैनवास और बिग इन थॉट।